हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं इलेक्टिव कोर्स हिंदी अंतराल भाग 2 की कहानी आरोहण, जिसके लेखक हैं संजीव। बच्चों, सबसे पहले मैं कहानी का आपको सार समझाऊंगी और उसके बाद प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आरोहण का क्या अर्थ है। आरोहण का अर्थ है बच्चों पर्वत पर चढ़ना। इस कहानी में लेखक ने एक यात्रा वृतांत की तरह इसको लिखा है। इस कहानी में पात्रों के द्वारा पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से वर्णित किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन बहुत अधिक दुष्कर यानी बहुत अधिक कठिन होता है, जटिल होता है और उनकी जिंदगी भी बहुत कष्टों से पूर्ण होती है। इस कारण उनका जीवन बहुत ही संघर्षों में बीतता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों के विषय में। प्रमुख पात्र हैं भूप सिंह। ये रूप सिंह का बड़ा भाई है और महीप का पिता है। दूसरे नंबर पर है रूप सिंह, जो भूप सिंह का छोटा भाई है। और तीसरे स्थान पर आती है शैला, जो महीप की मां है और भूप सिंह की पत्नी है। महीप भूप सिंह और शैला का पुत्र है, बेटा है। शेखर गॉडफादर का बेटा है और रूप सिंह का दोस्त है। और त्रिलोक सिंह गांव का बूढ़ा व्यक्ति है। आइए बच्चों, अब हम कहानी को समझते हैं, उसका सार समझते हैं। रूप सिंह पूरे 11 साल के बाद अपने पैतृक गांव, बच्चों पैतृक गांव कहते हैं जो बाप दादा का गांव, पूरा अपना गांव, वहां उसके गांव का नाम है माही में लौट रहा है। उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा और IAS ट्रेनी मित्र उसका जो है बन गया है वो, और उसका नाम है शेखर, वो भी साथ में है। दोनों को बस ने देवकुंड के स्टॉप पर उतार दिया था। यहाँ से पर्वतीय रास्तों से होकर उन्हें अपने गांव माही जाना था, जो देवकुंड से 15 किलोमीटर दूर था। रूप सिंह ने देखा कि उसके गांव तक अभी सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में वह अपने मित्र शेखर को गांव तक पैदल ले चलने में अपनी तौहीन समझ रहा था, अपनी वो बेइज्जती समझ रहा था। इस समय सवेरे के 10 बजे थे और गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम भी हो सकती थी। शेखर अपने बायनोकुलर्स से पहाड़ों और वादियों के मनोरम दृश्य देखने में व्यस्त था, क्योंकि उसके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। परंतु रूप सिंह को देवकुंड और माही के बीच जो पहाड़ पसरे हुए थे, उसके बीच धुंध जैसे बादल और ऊंची पहाड़ी चढ़ाई उसे नजर आ रही थी, क्योंकि उसका ये कर्तव्य था कि वो जो अपने मित्र और गॉडफादर के बेटे शेखर को अपने साथ लेकर आया है, तो उसे अपने साथ लेकर जाना था। उसके ऊपर जिम्मेवारी था और उस ध्यान इसी ओर था कि मैं कैसे इसको, अपने मित्र को मैं कैसे लेकर जाऊंगा। उसने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा मिलता है क्या? चाय वाले ने उसे जवाब दिया, आप कने जाना चाहवा, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं? रूप सिंह ने जवाब दिया, माही, सरगी से पहले का गांव। सरगी भी एक गांव का नाम है, तो उसने कहा कि सरगी से पहले जो गांव पड़ता है माही, मुझे वहां जाना है। चाय वाला थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर उसने गुमसुम से बैठे एक लड़के को आवाज दी। वो लड़का 9-10 बरस का था। वह लड़का किशोर था और उसका नाम महीप था। वो 2 घोड़े लेकर आया। दोनों घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े, क्योंकि चाय वाले ने उनके साथ जो किराया भाड़ा है वो उसने तय कर दिया था, और भाड़ा इतना तय हुआ था कि 100 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। किशोर महीप उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। दोनों आपस में पत्थरों और पहाड़ों के किस्सों के बारे में बातें करते जा रहे थे, और अपनी बातों में उस किशोर को भी यानी महीप को भी वे शामिल करना चाह रहे थे। पर किशोर बच्चा महीप इस ओर अनिच्छा सी प्रकट कर रहा था। उसका मन नहीं था उनके साथ बातों में शामिल होने का।
और बल्कि वह गुमसुम सा चलता जा रहा था। वे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे कि कहीं दूर से किसी स्त्री के गाने का स्वर उनके कानों में पड़ा। कोई स्त्री गा रही थी, कोई गीत गा रही थी, जिसे सुनकर रूप सिंह बहुत भावुक हो उठा। अचानक उसे अपनी बचपन की यादें तरोताजा उसके दिमाग में हो आईं। उसने शेखर को बताया कि एक बार जब वह माही से भागकर देवकुंड जा रहा था, उसके बड़े भाई उसे खोजते खोजते आए और उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगे। अचानक उसने हाथ छुड़ाने के लिए अपने बड़े भाई को धक्का दे दिया, लेकिन बड़े भाई के हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो इतनी मजबूत थी कि रूप सिंह ने अपने दोस्त को बताया कि मैं भी उनके साथ नीचे गिरता चला गया। तब हमारे बीच एक पेड़ आ गया, जिसके एक ओर मैं और दूसरी ओर भूप दादा, दोनों लटक गए। वो कहते हैं, आगे बता रहा है कहानी, अपनी यादें ताजा कर रहा है, शेखर को बता रहा है कि वो शरीर से बहुत, जिसको कहें, हृष्ट पुष्ट थे। और वो कहता है कि और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो ये समझ रहे थे कि वे अपनी गलती से फिसले हैं, मतलब भोले थे, अंदर से मन के बहुत भोले थे और वो ये सोच रहे थे कि शायद उनकी अपनी गलती से ही वो फिसल रहे हैं। अतः खुद को कसूरवार मान रहे थे, खुद को वो इसके लिए जिम्मेवार मान रहे थे। खैर, वे जैसे तैसे रूप सिंह को खींचकर ऊपर ले आए। रूप सिंह ने बताया कि उन्होंने जैसे कैसे ही बेचारों ने बहुत मेहनत की, हिम्मत लगाई अपनी और मुझे खींचकर ऊपर ले आए और पत्ते निचोड़कर, जो खरोंचें पड़ गई थी, है ना, घिसड़ लगने से, पेड़ लगने से खरोंच पड़ जाती है, तो उस पर उन्होंने पत्ते निचोड़कर उसे लगा दिए, जिसके दाग वो कहता है कि आज भी हैं। इसके बाद वे पर्वतारोहण का प्रसंग छेड़ बैठे। अब बातें हो रही हैं आपस में दोनों की, तो अब पर्वतारोहण की बात आ गई, पर्वत पर चढ़ने की बात आई है। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें यह भी ध्यान ना रहा कि कब वे ढलान से उतरकर मैदान में चले आए, क्योंकि आरोहण उनकी रुचि का विषय था। अब इतने मस्त हो गए बातें करते करते और पहाड़ों की ओर से कब समतल मैदान में आ गए, बातें करते करते उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के निकट आने से वह मैदान संकरा होता जा रहा था, मतलब तंग होता चला जा रहा था। संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। बहुत ही तंग रास्ता था जहां से उन्हें जाना पड़ रहा था कि उनकी दृष्टि एक 14-15 वर्षीय लड़की पर पड़ी। 14-15 साल की एक लड़की थी, उसके ऊपर उनकी निगाह पड़ी, जो भेड़ें चरा रही थी। यह देख शेखर रूप से पूछ बैठा कि उसे कभी किसी लड़की से प्यार हुआ क्या। अब उसने, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, और लड़की को देखा तो शेखर ने उसे पूछ लिया कि भाई क्यों पूछा, क्योंकि वो लड़की बहुत भोली भाली थी और बहुत ही मासूमियत, भोलापन तो था ही, साथ ही सुंदर भी थी। तो उसे देखते ही उसे एकदम उसकी भावनाएं जागृत हो उठी और उसने रूप सिंह से कहा कि क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार हुआ कभी। रूप सिंह ने फिर बताया कि उसे इससे भी अधिक सुंदर शैला नामक लड़की से प्यार हुआ था। वह उस लड़की के लिए बुरंश का फूल तोड़ लाता था। बच्चों, बुरंश का फूल होता है जो पहाड़ी इलाकों में लगता है। वो कहता है मैं उसके लिए वो तोड़ के लाता था। यदि कहीं सेब या आड़ू मिल जाते तो सबसे पहले उसे ला कर देता था। मतलब ऐसा होता है ना बच्चों, जिसको हम चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, तो सबसे पहले कोई चीज अगर मिलती है तो मन करता है कि सबसे पहले उसे ही ले जाकर उपहार के रूप में दें। ऐसे ही रूप सिंह करता था। उसकी भेड़ें हाँका करता था और वह बैठी बैठी स्वेटर बुना करती थी। फिर रूप सिंह ने बताया कि बाद में पता चला कि वह स्वेटर तो भूप दादा के लिए बुना जा रहा है। शैला को मनाने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। महीप इन दोनों की बातें सुनता चला जा रहा था, जैसे उनकी बातों में उसे भी आनंद मिल रहा था। रूप सिंह वह स्थान दिखाना चाहा जहां शैला भेड़ें चढ़ाया करती थी और वे दोनों मिला करते थे, परंतु वहां चारागाह, झरने न देख चौंका और लड़के से पूछा, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है। उसने जवाब दिया, माही। और फिर बताया, पहाड़ के धंसने से वो सब का सब कब का दब ढब गया। अब महीप ने उनको ही बताया कि भाई ऐसा हुआ है, यहाँ पर तो जो है ना ऐसी स्थिति आई कि
भूस्खलन हुआ और उस वजह से सब कुछ जो झरना था, चरागाह था, सब का सब यहाँ पर अब नहीं रहा और वो धंस गया जमीन में। शेखर महीप के बारे में, कठोर रोजगार, खतरनाक रास्ते के बारे में सोच रहा था। अब शेखर के लिए तो ये अनोखा अनुभव था। वो सोच रहा था कि इतनी कम उम्र का बच्चा, किशोर बच्चा है ये, और एक ऐसे कठिन रास्तों से गुजर रहा है। उसने महीप से उसके बारे में कुछ पूछना चाहा, उसको उत्सुकता थी, पर महीप ने खराब रास्ते का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया और उसने उसे कहा कि खराब रास्ता है, आप भी ध्यान से बैठिए और मुझे भी आराम से आपको बिना तकलीफ के और सुरक्षित ले जाना है, इसलिए बातें ना करें आप। और घोड़े को पुचकारते, निर्देश देते वो आगे बढ़ने लगा। जब घोड़ा आगे चढ़ा थोड़ा सा तो फिर क्या हुआ, महीप ने घोड़ों को पानी पिलाया क्योंकि घोड़े भी प्यासे हो गए थे और खुद भी पानी पीने लगा। फिर रूप ने शेखर को बताया कि किस तरह उसके पिता यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो वो कहता है और रास्ता भटक गए। तब उसने ही चुस्ती दिखाते हुए पहाड़ पार कराया। फिर क्या हुआ कि उसने बताया कि भाई मैंने उन्हें रास्ता पार कराया तो इसलिए वो मुझसे खुश हो गए थे और मुझे मसूरी ले गए और वहीं उसने फिर 11 साल बिताए। तभी वो गॉडफादर का बेटा हुआ क्योंकि रूप सिंह फिर शेखर के पिता को गॉडफादर मानने लगा और इस तरह से शेखर उसका मित्र भी बन गया वहां पर। फिर इस तरह से उसने मसूरी में 11 साल बिताए। तभी महीप ने आवाज देकर आगे चलने के लिए कहा। उसका गांव निकट आता जा रहा था और रूप सिंह ने सूपिन नदी, जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, अपना खेत, घर, बाबा, माँ और भूप दादा के अलावा केदार कांठा, दुर्योधन का मंदिर, सब उसे याद आ रहा था और सबके बारे में सोचता चला जा रहा था। गांव पहुंचकर उसने महीप को 100 रुपए के बजाय 10-10 के 12 नोट दिए, जबकि किराया भाड़ा कितना तय हुआ था, 100 रुपए, लेकिन उसने उसे 10-10 के 12 नोट दिए, यानी 120 रुपए दिए। रूप सिंह ने उससे रुकने का आग्रह किया, पर वह एक घोड़े पर सवार और दूसरे को हाँकता हुआ देवकुंड की ओर वापस मुड़ गया। अब इस तरह से दो अजनबी जब गांव में आए तो उनको आया हुआ देखकर वहां कुछ आदमी और औरतें इकट्ठे हो गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, करीब 11 साल पहले यहाँ राम सिंह रहते थे, जिनके 2 लड़के भूप सिंह और रूप सिंह थे तथा उनका घर हिमांग पहाड़ के नीचे था। उनसे पूछताछ की। यह सुनकर बूढ़े ने कहा कि रूप तो बहुत पहले यहाँ से भाग गया है। अब उसने स्वयं को रूप सिंह बताते हुए कहा कि आप त्रिलोक सिंह हैं। अब जब उन्होंने कहा बूढ़े व्यक्ति ने कि भाई रूप सिंह तो बहुत पहले यहाँ से भाग गया, तो फिर रूप सिंह से ये बात सहन नहीं हुई क्योंकि वो अब सामने साक्षात खड़ा था, तो इसलिए उसने कहा कि मैं ही रूप सिंह हूं और आप त्रिलोक सिंह हैं। तभी वहां किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा, पर आप अब तक थे कहाँ? तब रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में होने का अपना उनको हवाला दिया। उन्हें बताया कि वह 4000 रुपए मासिक की आमदनी वाली नौकरी करता है और घर जाने की तब उसने अनुमति मांगी। वे लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। तब त्रिलोक सिंह ने उसे घर और उसके माता पिता के न रहने की बात बताई। उन्होंने ही भूप सिंह, उसकी पत्नी और उसके पुत्र के बारे में बताया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि इतने में भूप सिंह आ गए, यानी रूप सिंह के बड़े भाई वहां पहुंच गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए, यानी कि उनके चरण स्पर्श किए अपने बड़े भाई के, और शेखर ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते की। भूप सिंह ने उनके बैग कंधे पर उठाए और उन्हें साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। खड़ी चढ़ाई मतलब बच्चों आप समझते हैं, पहाड़ एकदम उसकी ऊंचाई शुरू हो गई, तो इस तरह को बोलते हैं खड़ी चढ़ाई, है ना। पहले तो वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पर जल्दी ही थक कर रुक गए। अब भूप सिंह कमर में मफलर बांधकर बारी बारी से उनको चढ़ाकर घर ले गए, क्योंकि भूप सिंह तो अभ्यस्त थे,
रोज पहाड़ों पर चढ़ाई करते थे, खड़े पहाड़ों पर, है ना, इस तरह से की खड़ी चढ़ाई करते थे। लेकिन इन दोनों को तो आदत नहीं थी, क्योंकि रूप सिंह को पहले तो आदत थी, लेकिन 11 साल वो यहाँ नहीं रहा तो उसकी आदत भी छूट गई। और पर्वत आरोहण में तो जब पर्वतों पर चढ़ना सिखाया जाता है तो उसके लिए वो औजारों का इस्तेमाल करते हैं और उसके रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके सहारे चढ़ते हैं। तो इस तरह से उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से बड़े भाई भूप सिंह ने दोनों को मदद की, दोनों की, और दोनों को वो चढ़ाकर ले गए। ऊपर पहाड़ की पीठ पर कुछ समतल भूमि पर खेती की गई थी और वहीं बगल में 2 छानी थी, जिसमें एक के नीचे खड़ी औरत भूप सिंह की पत्नी थी। उन्होंने खाना खाया और सो गए। रात को बहुत जोर से वर्षा हुई। अगले दिन नाश्ते पर सब एक साथ बैठे, भुनी मक्के की बाल और चाय। नाश्ते पर ही भूप सिंह ने पहाड़ के धसकने यानी भूस्खलन के बारे में बात की। 30 नाली खेत, मकान, माँ, बाबा सभी के मलबे में दबने और खुद के किसी तरह से बचने की बात बताई। उसने अकेले पढ़कर मुसीबतें झेलने और सब कुछ खोने के बाद मौत की पीठ पर बैठने की कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कि किस तरह वो अकेला रह गया परिवार में, लेकिन उसने संघर्ष करने की ठानी। और अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि किसी तरह मलबा हटाकर उसने खेती करना शुरू किया और फिर उसने अपने साथ शैला को भी ले लिया। उसके साथ उसने शादी कर ली, है ना। अब दोनों ने फिर मिलकर खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत की। खेतों को सींचने के लिए उसने झरने का रुख भी मोड़ दिया। इसी बीच शैला को बच्चा होने वाला था। तब वह दूसरी औरत लाया ताकि खेती का काम होता रहे, क्योंकि शैला से एक पुत्र उसे प्राप्त हुआ जिसका नाम उसने महीप रखा। महीप 9 साल का था तभी शैला ने सुपिन नदी में छलांग लगा दी। और जो महीप था वो ये समझता था कि उसके पिता भूप सिंह के कारण उसकी माँ ने अपनी जान दी है। वो उसको जिम्मेदार मानता था और इसीलिए वह अपने पिता से थोड़ा दूर ही रहता था। अब रूप और शेखर समझ गए कि कल महीप ने उनसे बात क्यों नहीं की थी। ये सब बताते हुए भूप सिंह का गला भर आया, क्योंकि उसकी पत्नी तो दुनिया से जा चुकी थी और बेटा भी उससे दूर दूर रहता था, उससे कन्नी काटता था। रूप ने उन्हें अपने पास ले जाने के लिए कहा, पर वे साथ जाने को तैयार न हुए। तब रूप ने उनसे कहा कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है, हम सब नीचे चले गए हैं, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। तब भूप सिंह ने भावुक होकर कहा, कौन कहता है अकेला हूँ, यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। मतलब उसने कहा कि कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ तो माँ भी है, बाबा भी हैं, शैला भी है, सब सोए हुए हैं, जमीन के अंदर सोए हुए हैं। यहाँ महीप है, बल्द हैं, मेरी घरवाली है, बल्द माने वालिद यानी पिता। उसने कहा कि यहाँ पर महीप भी है, मेरे पिता भी हैं, मेरी पत्नी भी है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। वह बहुत भावुक हो गया उस समय और वह ये कहने लगा कि मेरे जो अपने हैं, मेरे जो प्यारे हैं, मेरे जो आत्मीय हैं, मेरे जो पुरखे हैं, उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ। वो कहता है ना, तो अब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं यही रहूंगा, मैं तो नीचे उतर कर नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य ये बच्चों, जो भूप दादा थे उन्होंने इस तरह से अपनी बात की और इतने वो संवेदनशील हो गए, भावुक हो उठे और इस तरह से उन्होंने कहा कि वे पहाड़ों के जीवन को नहीं त्याग सकते और इस तरह से वो रूप सिंह के साथ नीचे नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया। आइए बच्चों, ये तो था पाठ का सार। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, परंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी। बच्चों आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, रूप सिंह लंबे समय के बाद घर लौट रहा था। वह 11 साल पहले अपना गांव छोड़कर भाग गया था। वह लोगों के प्रश्नों से बचना चाहता था। वह ये सोच रहा था बार बार कि जब वह लौट रहा है तो लोग भी उससे पूछेंगे, वह क्या कहेगा उनसे कि इतने साल वो कहाँ रहा, इतने साल बाद अब लौट कर क्यों आया है,
वह क्या जवाब देगा, किस तरह से जवाब देगा। उसके आने से पहले कभी खत या उसने कोई संदेश भी नहीं भेजा और उसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं, ना उसने इसके बारे में किसी को कभी जानकारी दी। और 11 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। इसी कारण वह लौटते समय एक अजीब सी लाज, शर्म और अपना तो उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि अपना गांव अपना ही होता है, उसने अपना बचपन वहां बिताया था, है ना, इस वजह से उसे अपना भी लग रहा था। लेकिन झिझक इसलिए हो रही थी, शर्म इसलिए आ रही थी कि लोग पूछेंगे क्या जवाब देगा, कैसे जवाब देगा। और सब पूछेंगे भाई इतने साल तूने कोई खबर भी नहीं दी, किसी को खबर भी नहीं, और अब लौटा है। तो इस वजह से उसके मन में ये भावनाएं उमड़ रही थीं। अगला प्रश्न, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। पत्थर की जाति से अभिप्राय पत्थर की किस्म से है। पत्थर किस प्रकार की चट्टान, मिट्टी या कण से बना है, यही पत्थर की जाति है। लेखक ने पत्थर के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं: इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन, सिलिका। अगला प्रश्न देखिए, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था। महीप एक किशोर बच्चा था। वह रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह और उसकी पत्नी शैला का बेटा था। इस तरह वह रूप सिंह का भतीजा था। रूप सिंह उसके चाचा लगते थे। महीप अपने पिता को अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेवार मानता था। इसी कारण वह घर छोड़कर भागा रहता, मतलब घर से दूर रहता था। और इस तरह से छोटी उम्र में ही उसने अपनी आजीविका कमानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पिता से वह कन्नी काटता था। और बातों से उसे यह पता लग गया कि रूप सिंह जिसको उसने घोड़े पर बैठा रखा है, जिसे वह माही गांव तक ले जा रहा है, वह उसका चाचा है। वह अपनी वास्तविकता जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने विषय में पूछे जाने पर भी महीप टाल रहा था। अगला प्रश्न, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। बूढ़े त्रिलोक को जब रूप सिंह ने बताया कि वह मसूरी में पर्वतारोहण संस्थान में काम करता है और वहां नौकरी करता है, तो ये बातें सुनकर त्रिलोक सिंह को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो लोग जन्म से ही पहाड़ पर रहते थे और उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना उतरना आम बात थी और उनकी ये दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन चुका था। त्रिलोक सिंह के लिए यह बड़ी हैरानी की बात थी कि सरकार पहाड़ पर चढ़ाई के लिए 4000 का वेतन देती है। वह सरकार को इसलिए पागल समझने लगा। अगला प्रश्न, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। भूप सिंह रूप सिंह और शेखर को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जब चढ़ाई खड़ी मिली आगे, तब उन दोनों के लिए उस समय चढ़ना मुश्किल हो रहा था। पहले तो वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, लेकिन जब खड़ी चढ़ाई शुरू हुई तो वे हांफने भी लगे और एक स्थान पर रुक गए। तब भूप सिंह ने अपनी कमर में मफलर बांधा और उसने दोनों को बारी बारी से ऊपर ले जाने में मदद की। भूप सिंह बिना किसी आधुनिक उपकरण के, बिना किसी सहारे के, पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए रूप सिंह को लगभग खींचते हुए चढ़ा रहे थे। क्योंकि रूप सिंह 11 साल दूर रहा था, तो उसे बिना औजारों रस्सी के चढ़ना नहीं आ पा रहा था। इसी कारण और बीच बीच में रूप सिंह जब कहीं थोड़ा अटक जाते थे या मुश्किल उन्हें होने लगती थी, तो भूप सिंह को उन्हें हिदायतें उन्हें समझाना भी पड़ रहा था। इस वजह से भी और थोड़ा क्योंकि रूप सिंह को आदत नहीं रही थी, अभ्यस्त नहीं रहे थे बिना औजारों के चढ़ने में, इसलिए उन्हें घंटा भर लगा। भूप सिंह की इस प्रतिभा के सामने रूप सिंह को अपना ज्ञान खोखला नजर आ रहा था, इसलिए वह अपने आप को बौना समझने लगा। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखें। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी की कहानी लिखी। भूप सिंह बताता है कि एक बार बहुत अधिक बर्फ गिरी, जिससे पहाड़ धंस गया, यानी भूस्खलन हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सारा मलबा हटाया और दोबारा से खेती करनी आरंभ की। और बाद में
उसने शैला से तब शादी भी कर ली और उसे भी अपने घर ले आया। फिर अपनी पत्नी शैला के साथ उसने खूब मेहनत की और इस तरह से उसकी खेती बढ़ती चली गई। बर्फ जमी हुई न रहे इसलिए खेतों को ढलानदार बनाया उसने। पानी की खोज के लिए हिमांक के साबुत हिस्से पर चढ़े। वहां एक झरना नीचे गिर रहा था। उसने उसका रुख मोड़ दिया जिससे पानी की समस्या दूर हो सकी। बीच में ऊंचा पहाड़ था। उसने क्वार के दिनों में मेहनत की। धीरे धीरे झरने को लाने में, अपने खेतों के पास लाने में वह सफल हो गया। इस तरह से झरने का पानी उसके खेतों तक पहुंचने लगा। सर्दी में पानी जमने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। 24 घंटे आग जलानी पड़ती है। बर्फ के निकट आग जलाकर पानी बनाया जाता है जो फसल की सिंचाई के काम आता है। इस तरह से उसने ये सारे कार्य किए जिससे उसकी फसल अच्छी हो। इस तरह से शैला और भूप ने पहाड़ पर अपनी नई जिंदगी की कहानी लिखी। अगला प्रश्न, सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? बच्चों, इस पाठ में हमने इस कहानी में पढ़ा है कि वह जो महीप है वह एक किशोर बच्चा है, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और इस तरह से वह बाल मजदूर है और बाल मजदूरी कर रहा है। तो यहाँ आपके विचार जाने गए हैं। बच्चों, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, हम भी बाल मजदूरी को उचित नहीं मानते हैं। बाल मजदूरों के कल्याण के विषय में भी हम सोचते हैं। जब भी किसी चाय की दुकान पर और रेलवे क्रॉसिंग पर या फिर किसी चौराहे पर या ढाबे पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर जब हम छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं तो हमारा मन बहुत द्रवित हो जाता है, करुणा से भर जाता है। उनकी पढ़ने लिखने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, जिससे इन बच्चों का बचपन छिन जाता है और ये अनपढ़ ही रह जाते हैं और अनपढ़ रह जाने के कारण मजबूरन इन्हें मजदूर बनकर ही पूरी जिंदगी फिर काटनी पड़ती है। बाल मजदूरी मिटाने के लिए कुछ ठोस कदम अगर उठाए जाएं तो अवश्य ही इस दशा में सुधार होगा। बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर वो मजदूर नहीं बल्कि एक कारीगर बने और अपनी आजीविका खुद कमा सकें। और विद्यालय स्तर पर ही बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और स्किल्स उनको सिखाई जाएं और उनको कुशलता प्रदान की जाए किसी क्षेत्र में, जैसे कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम या इस तरह से मैकेनिक का काम, इस तरह के कार्य उन्हें सिखाए जाएं। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उन बच्चों को सरकार को चाहिए थोड़ा सख्त कदम उठाए, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ उन बच्चों को वहां से छुड़वाया जाए और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में डाला जाए और इस तरह से सरकार को भी कार्य करना चाहिए। और बाल मजदूरी जो व्यक्ति कराए तो उसको उसके लिए उस अपराध के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, उस पर हो सके तो जुर्माना भी ठोका जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं तो अवश्य ही इस दशा में सुधार होगा। अगला प्रश्न, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। बच्चों, भूप दादा की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले लिखें, फिर उनके स्वभाव के बारे में भी लिख सकते हैं और इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है और फिर वो अंदर से किस स्वभाव कैसा है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो सब लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों, आप शुरुआत में तो लेकिन आपको परिचय देना ही पड़ेगा कि भूप सिंह रूप सिंह के बड़े भाई हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत अधिक कुशल हैं। उनका पूरा जीवन पहाड़ों पर ही बीता है। उनके जीवन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप उनका व्यक्तित्व लिखें। भूप सिंह का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। वे गोरे चिट्टे और लंबे हैं और चित्तीदार चेहरा है उनका, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया हो। और उनकी आंखों में स्थिरता है, मध्यम मध्यम जलती हुई सी प्रतीत होती हैं उनकी आंखें। इस तरह से आप लिख सकते हैं।
और दूसरा लिख सकते हैं कि परिश्रमी हैं। भूप सिंह बहुत अधिक परिश्रमी हैं, संघर्षशील हैं। जब भूस्खलन होता है, पहाड़ धंस जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और सारे मलबे को हटाते हैं और फिर से खेती करनी शुरू करते हैं और पानी अपने खेतों को पानी देने के लिए, सींचने के लिए झरने का रुख तक मोड़ देते हैं। और इसके अतिरिक्त फिर उनकी आप ये विशेषता भी लिख सकते हैं, वो एक आज्ञाकारी पुत्र और जिम्मेदार भाई हैं कि अपने माता पिता को अभी तक याद करते हैं। जो एक आज्ञाकारी पुत्र होता है वो अपने माता पिता को कभी भूलता नहीं है, तो इसलिए वे भी नहीं भूले हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे पिता हैं जिन्हें अपने पुत्र से लगाव है और उनका मन भी भरा भरा आता है जब वे ये बात बताते हैं रूप सिंह को कि महीप उनसे बहुत अधिक बात नहीं करता और उनको जिम्मेवार मानता है कि उनकी पत्नी शैला उनकी वजह से उसने सुपिन नदी में छलांग लगाई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो वो मतलब एक अच्छे पिता भी हैं और एक भाई भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब रूप सिंह आता है तो रूप सिंह से वो नाराज नहीं होते बल्कि उसे गले लगा लेते हैं, उसका बैग वगैरह उठा लेते हैं, इस तरह से उसे प्यार करते हैं, उसे सम्मान भी देते हैं छोटे भाई को। और ये भी लिख सकते हैं आप, और उसे अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक लगाव है। भूप सिंह को अपनी जन्मभूमि और पहाड़ों से इतना अधिक लगाव है कि रूप सिंह उनका छोटा भाई उनसे कहता है कि वे उसके साथ नीचे यानी कि मसूरी चलें, और क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ कभी भी धंस सकते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन उनको अपनी जन्मभूमि मातृभूमि पहाड़ों से इतना लगाव है कि वे इनकार कर देते हैं। अंतिम प्रश्न, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की जो छवि बनती है वो हम ये सोचते हैं कि पहाड़ों की स्त्रियां बहुत अधिक परिश्रमी होती हैं, मेहनत से वो बिल्कुल नहीं घबराती और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन पूरा जीवन मेहनत करती रहती हैं, किंतु फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। भूप सिंह ने शैला के साथ विवाह किया, दोनों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया, कठिन मेहनत की, किंतु शैला के गर्भवती होने के कामकाज में परेशानी होने पर भूप सिंह एक और स्त्री को ले आया। शैला उसे सहन न कर पाई, उसे अच्छा नहीं लगा और इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। पहाड़ों पर स्त्रियां बेहद परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं और वे घर भी संभालती हैं और इसके अलावा खेतों में भी पूरा साथ देती हैं अपने पति का। उन्हें ही परिवार का बहुत अधिक काम करना पड़ता है ना। उनके कठोर परिश्रम के कारण ही उनकी जो खेती है वो बहुत अधिक पैदावार उत्पन्न करती है। यदि वे अपने पति का साथ न दें तो इतनी अधिक अच्छी फसल उनके खेतों में शायद ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें इतना योगदान करने के बावजूद भी उन्हें उतना उचित सम्मान नहीं मिलता जितने की वे हकदार होती हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। बच्चों, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अन्य कहानियां भी बच्चों कोशिश कर रही हूं कि जल्दी से जल्दी डाल दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।